मैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 दल आप मान लें। वैसे तो कांग्रेस क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर किस स्थिति में है ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी गठबंधन की स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस सपा गठबंधन की बात करें और बीएसपी को अलग रखकर बात करें क्योंकि अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद छोटे छोटे दल और भी बहुत सारे हैं जो अपना बड़ा महत्व रखते हैं। इतना तो रखते ही हैं कि बहुत सारों का गणित जो है वो गड़बड़ा देते हैं। बसपा की रैली को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि बसपा की ये रैली क्या संदेश देकर चली गई? बसपा की रैली के को जो भी संदेश लोग ग्रहण कर रहे हैं वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए अब ये एग्जिस्टेंशियल फाइट है, अस्तित्व की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को बने अब 4 दशक पूरे हो चुके हैं और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसमें 2 बार उन्होंने एक बार पूरा कार्यकाल पूरा किया और एक बार वो 13 महीने रही हैं। बाकी पहली बार वो 5 महीने, उसके बाद 6 महीने। तो अब बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से जाति की राजनीति, अस्मिता की राजनीति करके और प्रोवोकेटिव नारों के जरिए अब जाति को गोलबंद किया, अपनी ताकत बढ़ाई। तो जिस वर्ग की को वो ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हुआ, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था वो नहीं हुआ। और इस गैप, और तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बीच में जो गैप था, इसको फिल किया भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, जिसको हिंदुत्व की राजनीति भी कहा जाता है। तो जो वर्ग जिनको आज एससी ओबीसी कहा जाता है, इन सबका पिछले 30 सालों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन आर्थिक पहलू अछूता रहा। तो जिस तरीके से पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने और देश भर में 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाया बिना किसी भेदभाव के, जाति मजहब के, उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगर 11 करोड़ लोगों को अगर पूरे देश में एलपीजी कनेक्शन मिले हैं, 4 करोड़ लोगों को अगर आवास मिले हैं, या आयुष्मान भारत योजना का लाभ करोड़ लोगों को मिल रहा है, 50,000 करोड़ रुपया साल में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसका क्लेम पेमेंट कर रही है, तो धरातल पे इसका असर बहुत पड़ा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आराम से 2019 का चुनाव जीता, 2022 का चुनाव यूपी का जीता, 24 में उनकी सीटें कम हुई लेकिन वो मैदान में डटे रहे। तो ये है ठोस आंकड़ा। तो अब बहुजन समाज पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की स्थिति आ गई है कि हम यूपी की सत्ता में कैसे लगातार प्रासंगिक बने रहें और एक इंडिपेंडेंट प्लेयर रहें। तो उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे अटैक किया, कांग्रेस पे अटैक आज भी किया है अपने पार्टी संगठन की बैठक में, और ये जो दावा, ये घोषणा की है कि वो पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और चुनाव अकेले लड़ेगी। तो बहुजन समाज पार्टी को ये जो नई रियलिटी भारतीय जनता पार्टी के साल में के 10 साल के कार्यकाल में जो उभरी है धरातल पे, उसको अब इनको निपटना होगा कि क्या नया नैरेटिव लेकर के आए ताकि बहुजन समाज पार्टी लगातार रेलेवेंट बनी रहे। और यही संकट अब समाजवादी पार्टी के सामने भी है कि जो राजनीति पिछले 50 साल से हो रही थी, अखिलेश यादव को पीडीए का नया नारा गढ़ना पड़ा। यही समस्या बिहार में आरजेडी के सामने है कि केवल यादव के नाम पर, यादव मुख्यमंत्री के नाम पर अब जो है वोट नहीं मिल रहा है आरजेडी को। तो जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जितनी क्षेत्रीय पार्टियां करती थी, उनके सामने बिल्कुल वीरेंद्र जी, उनके सामने तो चुनौती है, लेकिन ये है। चुनौती वीरेंद्र जी मायावती जी के सामने नहीं दिखती है, क्योंकि ये चुनौतियां इनके सामने तो है। अब देखें तो आप पूरा चुनाव देखेंगे, जितने भी चुनाव हुए, ऐसा नहीं हुआ कि मायावती जी की उपस्थिति ना रही हो, बड़ी उपस्थिति रही। हाँ, ये अलग बात है कि एक नजारा जरूर वीरेंद्र जी देखा है मायावती जी ने। एक अर्श के लिए 30% वोट चाहिए मिनिमम। अर्श और फर्श दोनों बसपा देख चुकी है। अब उल्टी बात अब ये होगी कि कम से कम अब जो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई है तो वहां पर बसपा को पुराने दिन जो उसके थे, वो जो गोलबंदी की बात आपने की, वो कितना पाएगी उसमें।